नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कथानिधि चैनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं मालती जोशी के सधी कलम से लिखी हुई कहानी गुड़िया का दहेज। मालती जी की कहानियां अपने जीवन के सुख दुख और उलझनों विसंगतियों से रूबरू कराकर अपने वजूद का जीवंत एहसास कराती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बकुल ने घर में तूफान मचा रखा था। दफ्तर से लौटे तो पिताजी को दरवाजे से ही उसका रोना चीखना सुनाई दे गया। बकुल की माँ की डांटने की आवाज भी बराबर की टक्कर ले रही थी। कुल मिलाकर अच्छा खासा महाभारत मचा हुआ था। अरे भाई, यह क्या शोर शराबा है? पिताजी ने कोट के बटन खोलते हुए पूछा। पिताजी देखिए तो, माँ ने हमारी गुड़िया का सारा दहेज उठाकर फेंक दिया, बकुल ने तैश में आकर कहा। पर बात खत्म होते होते ही उसकी रुलाई भी फूट पड़ी। हैं? दहेज फेंक दिया? यह तो बहुत बुरा किया तुमने। पिताजी ने बकुल को समझाने के लिए माँ को डांटने का सा अभिनय किया, पर माँ भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भुनभुनाते हुए बोली, आप भी बड़े बस बच्चों की बातों में आ जाते हैं। जानते हैं, कैसा कैसा तो कबाड़ इकट्ठा कर रखा था उसने। समेटने के लिए तो कोई नहीं आता। बस सब लोग मिलकर दिन भर कचरा जरूर फैलाएंगे। घर न हुआ, कूड़ेदान हो गया। ठीक है भाई, बच्चे ही तो ठहरे। अच्छा, अब चाय वाय भी मिलेगी या भाषण ही भाषण होगा? पिताजी ने कहा, और तब कहीं जाकर माँ चुप हुई। चाय पीते हुए पिताजी को बड़ा अटपटा लग रहा था। रोज की तरह उनकी कुर्सी के आसपास थिरकती हुई स्कूल की हालचाल सुनाने वाले बकुल का कहीं पता न था। न किसी सहेली की शिकायत की गई, न किसी दादी की नकल उतारी गई, न शाबाशी का जिक्र हुआ और न ही डांट डपट की रिपोर्ट हुई। उसके बिना तो शाम की चाय उन्हें बड़ी सूनी सूनी ही लग रही थी। छोकरी कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। बैठी होगी कहीं मुंह फुलाकर, माँ ने बेफिक्री से कहा। और सचमुच ही बकुल तो मुंह फुलाए बैठी थी। उसे देखकर पिताजी को याद आया, वे लौटते हुए बाल पत्रिका का ताजा अंक लेते आए थे। रास्ते भर सोचते हुए आए थे, बकुल को दिखाएंगे तो वह देखते ही खिल उठेगी। पर घर लौटते समय जो रोना चीखने की आवाज सुनी तो उसमें वो सब कुछ भूल ही गए थे। बकुल, यह देख मैं क्या लाया हूँ, उन्होंने अंक दिखाते हुए कहा। पर वह हमेशा की तरह छीना झपटी नहीं करी। एक बार देखकर मुंह फेर लिया उसने। जरा सी बात पर इतना सोच करती है भला? हमें बताओ क्या क्या खोया है, हम अभी बाजार से ले आएंगे, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा। वे चीजें बाजार में मिलती है भला? बकुल ने रोनी सूरत बनाकर कहा। तब कहाँ मिलती है, बनानी पड़ती है। हमारी इतने दिनों की मेहनत। और बकुल फिर से सुबकने लगी। जाकर देखो, कचरे के डिब्बे में देखो, जाओ तो शायद मिल जाए। कचरा है कहाँ, दोपहर को ही सावित्री फेंक आई, माँ ने कहा। वे दरवाजे में आकर खड़ी थी। सावित्री को आज ही इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? नहीं तो 4-4 दिन डिब्बा खाली नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वह कचरा कहाँ फेंकती है, पिताजी बोले। माँ हैरान थी कि क्या अब कूड़े में जाकर ढूंढा जाएगा। क्या करे, तुमने काम ही ऐसा किया है। अनिल घर में है कि घूमने गया है? उससे कहो कि जरा इसके साथ चला जाए। लेकिन पिताजी की बात खत्म होने से पहले ही बकुल भैया के कमरे में दौड़कर चली गई थी। उसे मालूम है भैया आजकल कहीं बाहर जाते नहीं है, बस चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं। इस समय भी वे वैसे ही बैठे हुए थे। बकुल ने हाफते हाफते हुए कहा, भैया प्लीज मेरे साथ फुटबॉल वाले मैदान तक चलोगे? ठीक है चलो, भैया ने कहा, और कहने के बाद भी वैसे ही बैठे रहे। दोनों पांव मेज पर टिकाए हुए खिड़की से बाहर देखते रहे। बकुल को इतना गुस्सा आया, कमर पर हाथ रखकर ठसक के साथ बोली, क्या अच्छी बात है, जरा सुनो तो। बात कहते कहते उसे खुद ही हंसी आ गई। अनजाने में उसने हूबहू माँ की नकल जो उतार दी थी। पिताजी जब देखो अखबार में मुंह डाले बैठे रहेंगे। माँ कुछ भी कहेगी तो सिर हिलाकर ठीक है कहते रहेंगे। फिर माँ कहती है, क्या ठीक है, जरा सुनो तो। और तब जाकर पिताजी को ध्यान आता है कि माँ ने कुछ कहा है।
ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। बकुल की बात सुनकर भैया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कुछ कह रही थी बकुल? खाक कह रही थी। बकुल ने माँ की तरह ही जवाब दिया और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। क्या हुआ? अनिल नहीं आ रहा है क्या? उसका उतरा हुआ मुंह देखकर पिताजी ने पूछा। कोई बात नहीं, चलो हम ही चले चलते तुम्हारे साथ। चलो, पिताजी ने कहा और बकुल खुशी खुशी उनके साथ हो ली। उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ विदा हो गया था। दीदी ठीक कहती है, रास्ते में उसने कहा। क्या कहती है दीदी? यही कि भैया का मन आजकल आगरा में रहता है। सच? पिताजी ने पूछा और फिर चुप हो गए। बड़ी देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बकुल ने ही चुप्पी तोड़ी। पिताजी, हम फिर से आगरा कब चलेंगे? आगरा? क्यों? कभी कभी भाभी की बहुत याद आती है हमें। पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, तुझे भाभी अच्छी लगी थी? खूब, और भैया को भी। और लेकिन वह चुप हो गई। दरअसल वह कहने जा रही थी, आगरा से लौटते हुए होने वाली भाभी ने उसको एकाएक चूम लिया था। इतनी झेप गई थी बकुल, पर अच्छा भी लगा था। उसने सिर्फ भैया को ही यह बात बतलाई थी। सुनते ही भैया ने भी उसे उठाकर चूम लिया था और फिर भाई बहन दोनों ही झेप गए थे। तब से वह बराबर प्रतीक्षा कर रही थी, कब सगाई की रस्म हो और कब वह दोबारा भाभी को देख सके। एक बार देखकर ही वह तो एकदम उनकी ही हो गई थी। लेकिन दीदी उस दिन कह रही थी कि सगाई अब न होगी। भाभी के यहाँ जोरदार डकैती हुई है। बेचारे बकुल तो यह जानती नहीं थी कि डकैती क्या होती है। पतीस बतला रहा था कि डकैती का मतलब चोरी होता है। खूब जोरदार चोरी हुई है। माँ तो कहती थी कि लोग घर धो कर ले गए हैं। बकुल को यह भी समझ में नहीं आया था कि चोरों को घर धोने की क्या जरूरत पड़ गई और उन्हें इतनी फुर्सत भी कैसे मिल गई कि घर धोने बैठ गए उनका। कहीं पुलिस आ जाती तो? वह तो बस इतना जान गई थी कि भाभी इस घर में अब नहीं आएंगी, क्योंकि माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसे कंगालों के घर बारात लेकर नहीं जाएगा। मेरे कोई 10-20 लड़के हैं। बकुल को बहुत 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 दुख हुआ था। बेटे, ये ग्राउंड आ गया। क्या ढूंढना है? जल्दी जल्दी ढूंढ लो, अंधेरा होने को है। हम पुलिया पर बैठे हैं यहाँ। बकुल कचरा बीनती रही और वे दूर बैठे उसे देखते रहे। माचिस के, सिगरेट के, चाय के खाली डिब्बे, सिगरेट की चांदी और ना जाने क्या क्या सारी चीजें उनके पास लाकर रखती गई। माचिस का सोफा बनेगा, चाय के खोखों से घर, टूटी चूड़ी और सिगरेट के पैकेटों का तोरण बनेगा। वह समझाती रही। ढेर खासा बड़ा होता जा रहा था कि बकुल की खुशी की भारी चीख सुनाई दे गई। वो साबुन का एक पैकेट नचाते हुए दौड़ी चली आ रही थी, जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। और सचमुच वह खजाना ही था। उसमें मोतियों से, पन्नियों से बने गुड़ियों के गहने थे, कतरनों से बनी हुई साड़ियाँ थी, दूल्हे की पोशाक थी जो शायद दीदी ने सिल कर दी थी। बकुल ने ठीक ही कहा था। ये चीजें भला बाजार में मिल सकती थी कहीं? पता नहीं बेचारी ने कितने दिनों में यह सब तैयार किया होगा। लौटते हुए काफी सामान पिताजी को अपनी धोती के छोर में बांध लेना पड़ा था। डूबते सूर्य की रोशनी में खुशी से दमकता बकुल का चेहरा उन्हें बड़ा प्यारा लग रहा था। वह कह रही थी, अच्छा हुआ भगवान सब मिल गया, नहीं तो रेखा की बच्ची अर्चना की गुड़िया से ब्याह रचा देती। महा लालची है, मेरी गुड़िया तो ऐसे ही रह जाती। अरे, उससे कह देते तुम कि थोड़े दिन ठहर जाओ, अगले महीने तक तो इतनी माची से जमा हो ही जाती। पिताजी ने हंसकर कहा। अरे, उसे इतने धीरज कहाँ है? बकुल ने बुजुर्गों की तरह मुंह बनाकर कहा। तो पिताजी को बरबस हंसी आ ही गई। घर पहुंचकर पहला काम पिताजी ने यह किया कि मचान घर से उसके लिए एक पुराना सा खोखा उतार लाए और माँ से बोले, देखो भाई, यह बकुल की गुड़िया का सामान है, इसे नहीं छूना तुम। जगह बता दो, वहीं रखवा देंगे। हाँ, तो क्या सचमुच तुम कूड़े पर से कबाड़ उठाकर ले आए हो? माँ ने आंखें फैलाकर पूछा। लाता नहीं तो क्या करता? दहेज का सामान जो था। तुम्हें क्या पता कि लड़की ब्याहना क्या होता है? बकुल की जगह तुम होती ना तो पता चलता। माँ मुंह बिचकाकर रसोई में जाने को थी कि उन्होंने रोक लिया और बोले, लड़की तो खैर अभी नहीं ब्याहनी, पर हाँ,
लड़की की शादी जरूर से जल्दी से निपटा डालना चाहता हूँ। आगरा वालों को आज ही लिख देता हूँ कि दिवाली के फौरन बाद का मुहूर्त देख ले, सगाई और शादी एक ही साथ निपट लेंगे। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और पिताजी सचमुच पत्र लिखने बैठक में चले गए। खुशी से थिरकती हुई बकुल ने देखा भैया भी कमरे से बाहर आकर सारी बातें बड़े मजे से ध्यान से सुन रहे थे। अपने मतलब की बात कैसे जल्दी से सुनाई दे जाती है इन्हें, बकुल ने सोचा। फिर गुस्सा नहीं आएगा मुझे भला? मित्रों, तो देखा आपने, जब अपनी बिटिया की गुड़िया का दहेज गायब हुआ तो उसकी दुखित मनोदशा ने पिताजी को समझियों की मनोदशा का भी एहसास कराया और एक विवाह संबंध, एक रिश्ता जो बनने से पहले ही टूटने वाला था, उसे उन्होंने बचा लिया। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।